अब वक्त है आज के जनहित स्पेशल का, जिसमें 22 मिनट की कहानी 22 चेहरों की जुबानी। बाईस मिनट, शौर्य के वो 22 मिनट जिसमें हिंदुस्तान की आतंक के खिलाफ नीति बदल दी, जिसने तय कर दिया आतंक का जवाब युद्ध होगा। आज पहली बार उन 22 मिनट की पीछे की दास्तान। कैसे हुई प्लानिंग, हमले की तारीख और आतंकी अड्डों की निशानदेही। 22 मिनट की पूरी कहानी 22 हिंदुस्तानियों की जुबान। 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। 22 मिनट में साथ उनको ध्वस्त कर दिया। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। हर हिंदुस्तानी बदले की मांग कर रहा था। सवाल यह था कि बदला आखिर कैसे लिया जाए, दिन कौन सा हो, वक्त कैसे मुकर्रर किया जाए। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्लानिंग का एक एक पन्ना। हर मीटिंग, हर मूवमेंट के आधार पर हमने अपने उच्च सूत्रों से जानकारी हासिल कर यह रिपोर्ट तैयार की है। इसकी शुरुआत होती है पहलगाम हमले के अगले ही दिन, यानी 23 अप्रैल को पीएम मोदी जब सऊदी दौरा बीच में छोड़कर लौटे तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन ऑपरेशन का नाम तय कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजरात में 23 अप्रैल को ही यह तय हो गया था कि भारत इसका बदला जरूर लेगा। हालांकि इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान और आतंकी संगठन पहले से बचाव की तैयारी कर सकते हैं और भारत के जवाबी कदम को नाकाम कर सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने रणनीतिक भ्रम की स्थिति बनाए रखी और यह पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई का अनुमान कोई भी नहीं लगा पाए। आखिर हुआ भी वही, किसी को हमले की तारीख का अंदाजा नहीं लगा। उसी दिन यानी 23 अप्रैल को सबसे पहले खुफिया विभाग ने उन 21 ठिकानों की जानकारी दी जहां आतंकवादियों का जमावड़ा था। 21 में से 9 ठिकाने ऐसे थे जो आतंकवादियों के आकाओं का ठिकाना था, लेकिन खुफिया विभाग ने यह भी बता दिया कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकी ठिकानों से आतंकवादियों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर छिपाना शुरू कर दिया था। करीब 10 दिन बीत जाने के बाद 2 मई के आसपास खुफिया विभाग ने फिर से जानकारी दी कि इन ठिकानों पर अच्छी खासी तादाद में आतंकवादी वापस आने लगे हैं। और इसकी वजह यह रही कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह लगा कि भारत बहुत जल्द कार्रवाई करने वाला नहीं है। इधर 23 अप्रैल की सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान की मीटिंग हुई। वक्त था सुबह 11 बजे। इसी दिन सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी सुबह 11 बजे होनी थी, जो टलकर शाम 6 बजे हुई। सुबह की मीटिंग में हमले की रूपरेखा को लेकर सीडीएस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की और शाम को सीसीएस की मीटिंग में रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। पहलगाम हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये 2 टूक कह दिया कि पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। हिंदुस्तान से बदले की बात सुनकर अगले दिन यानी 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने अरब सागर में नेव एरिया नोटिस जारी कर दिया।
यानी पाकिस्तानी नौसेना अपने समुद्री तट और समंदर में फायरिंग ड्रिल करने जा रही थी। ये पक्का था कि पाकिस्तान को इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं इस बार भारत अपनी नौसेना से सर्जिकल स्ट्राइक ना करा दे। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के नोटिस के बाद भारतीय नौसेना ने भी आईएनएस विक्रांत के साथ पूरे बैटल कैरियर ग्रुप को अरब सागर में उतार दिया। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। हर गुजरते दिन के साथ आगे की रणनीति की तैयारी हो रही थी। एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर हमले की प्लानिंग थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भरमाना था। 24 अप्रैल को वायुसेना ने आक्रमण एक्सरसाइज शुरू कर दी। इसके अगले ही दिन 25 अप्रैल को भारतीय सेना ने राजस्थान सीमा से सटे रेगिस्तान में वाइपर स्ट्राइक नाम की एक बड़ी एक्सरसाइज कर पाकिस्तान को हिला दिया। सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान ने टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन के साथ वॉर एक्सरसाइज कर यह साफ कर दिया कि जरूरत पड़ी तो इस बार दुश्मन की सीमा में टैंकों के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक भी की जा सकती है। सेना ने इस एक्सरसाइज का नाम रेगिस्तान के सबसे खतरनाक वाइपर स्नेक के नाम पर रखा था, जिसका कांटा पानी भी नहीं मांग पाता है। इधर 25 अप्रैल को ही पाकिस्तान ने एलओसी पर युद्ध विराम का जबरदस्त उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान की सेना की चौकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फरवरी 2021 के बाद यह पहला मौका था जब पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर लगातार गोले और मोर्टार दागे जा रहे थे। एलओसी पर शांति स्थापित करने के लिए जो समझौता हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से बार बार उसका उल्लंघन किया जा रहा था। बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक लगातार हलचल बढ़ रही थी और दिल्ली में बड़ी प्लानिंग चल रही थी। एक्शन सेना को लेना था और जानकारी खुफिया विभाग जुटा रहे थे। इनके बीच तालमेल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट कर रहा था, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के नेतृत्व में काम करता है। 29 अप्रैल को दिल्ली में सबसे अहम बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। तीनों सेना प्रमुख ने अपना अपना वॉर प्लान पीएम मोदी के समक्ष रखा। मीटिंग के तुरंत बाद खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को देश का बदला अपने तरीके से लेने के लिए खुली छूट दे दी है। पीएम मोदी ने मिलिट्री लीडरशिप को सिर्फ एक संदेश दिया था। संदेश क्या था? संदेश था कि भारत का जवाब प्रभावी और निर्णायक होना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी सेना और उसकी आतंकी जमात की आने वाली नस्लें भी इसे याद रखें। प्रधानमंत्री मोदी से दिशा निर्देश मिलने के बाद सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों को अब यह तय करना था कि पाकिस्तान से इस बार बदला कैसे लिया जाए। क्या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इस बार हमले की जिम्मेदारी थल सेना की होगी, या बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह वायुसेना की, या इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना की होगी। इस बीच जवाबी हमले की प्लानिंग के लिए एनएसए अजीत डोभाल को लगातार इंटेलिजेंस एजेंसियों से इनपुट मिल रहे थे। इधर खुफिया विभाग का ग्रीन सिग्नल मिलते ही ये तय किया गया कि आतंकी ठिकानों पर हमला 12 मई के बजाय 6-7 मई को होगा। दरअसल एबीपी न्यूज को उस सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि 23 अप्रैल को हुई मीटिंग में हमले की तारीख 12 मई तय की गई, लेकिन जैसे ही खबर हुई कि आतंकी बहावलपुर और मुरीद के ऐसे ठिकानों की ओर लौट रहे हैं, तभी यह तय किया गया कि हमला 12 मई के बजाय जल्द से जल्द करना होगा। खुफिया विभाग से इनपुट मिलने के बाद 3 मई को साउथ ब्लॉक में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवी प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए। इसी मीटिंग में तय हुआ कि एक बार फिर से आतंकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा।
लेकिन इस बार सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। ऐसा सबक सिखाया जाएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। लश्कर और जैश के आतंकी सरगनाओं को टारगेट किया जाएगा। सेना और खुफिया विभाग के तालमेल से प्लानिंग आगे बढ़ रही थी। खुद एनएसए अजीत डोभाल ने तीनों सेनाओं के अधिकारियों की एक पूरी टीम बनाई, जिन्हें उसी दिन साउथ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। इन अधिकारियों को साउथ ब्लॉक में ही क्वारंटीन कर दिया गया, जहां से इन्हें ना ही बाहर निकलने की इजाजत थी, इसके अलावा इनके फोन भी जमा कर दिए गए ताकि ये अधिकारी किसी से भी संपर्क ना कर पाए। इन अधिकारियों को परिवार तक से संपर्क करने की इजाजत नहीं थी। आतंकियों के एक एक ठिकाने की डिटेल्स जुटाई जा रही थी ताकि जब हमला हो तब किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश ना रह सके। हमले का फैसला आखिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के कंधे पर छोड़ दिया गया। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान जनरल चौहान डीजीएमओ के पद पर तैनात थे। ऐसे में जनरल चौहान पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ थे। वो बखूबी जानते थे कि पाकिस्तान को कहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचाना जरूरी है। ऐसी चोट जिससे पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार और आतंकवादी संगठन अंदर तक कर्रा उठे और दुनिया को खुलकर ना बोल पाए। एनएसए डोभाल की स्पेशल टीम ने इन आतंकी कैंप में रह रहे आतंकियों के बारे में जानकारी हासिल की। इनमें पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकाने शामिल थे। इन्हीं 9 आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने सरहद के उस पार जाए बिना ही नस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद के और बहावलपुर में थे, वहां से भारतीय सेना का लोकेशन दूर था। साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जमीन के रास्ते उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ जा सकता था। ऐसे में फुल स्केल वॉर का खतरा हो जाता। इसीलिए मुरीद के और बहावलपुर पर हमले की जिम्मेदारी वायुसेना को दी गई। वायुसेना को भी सख्त निर्देश थे कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं करना है। वायुसेना के रफाल, मिराज और सुखोई फाइटर जेट की मिसाइल और प्रिसीशन बमों की रेंज इतनी है कि अपनी एयर स्पेस से ही पाकिस्तान में जलजला आ सकता है। इसीलिए स्कैल्प, हैमर, रैम्पेज, ब्रह्मोस मिसाइल और बमों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई। बाकी 5 आतंकी कैंप पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में थे। ऐसे में इन्हें बर्बाद करने की जिम्मेदारी थल सेना को दी गई। थल सेना जानती थी कि इस बार पाकिस्तानी सेना पहले से तैयार बैठी है, इसीलिए जमीन के रास्ते हमला करने में जोखिम उठाना पड़ सकता है। इसलिए आर्टिलरी यानी तोपखाने की मदद ली गई। सेना की तोप और रॉकेट सिस्टम के जरिए हमला करने की रणनीति तैयार की गई। सीडीएस जनरल चौहान ने नौसेना को भी हाई अलर्ट पर रखा ताकि थल सेना और वायुसेना के प्रहार से पाकिस्तान बचने की कोशिश करे या जवाबी कार्रवाई करे तो समुद्र के रास्ते उसकी घेराबंदी की जाए। नौसेना की एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और उस पर तैनात MiG-29 के लड़ाकू विमानों का मुंह कराची और ग्वादर की तरफ कर दिया गया। कैरियर बैटल ग्रुप में आईएनएस विक्रांत के साथ कई डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट के साथ पनडुब्बियों को भी अरब सागर में तैनात कर दिया गया। 29 अप्रैल को ओके, 3 मई से प्लानिंग और 5 मई को वापस टेबल पर पूरा प्लान तैयार होकर आ चुका था। 5 मई को ही सेना के प्लान की जानकारी पीएम मोदी को ब्रीफ की गई। इसके बाद ही पीएम मोदी ने हमले को हरी झंडी दे दी। वक्त फाइनल हो चुका था, हमले की घड़ी आ रही थी। पाकिस्तान को कच्चा देने के लिए भारत सरकार ने 7 मई को देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया। वहीं भारतीय वायुसेना ने भी राजस्थान से सटी हुई पाकिस्तान की सीमा पर बड़ी एयर डिफेंस एक्सरसाइज की घोषणा कर दी। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगा कि फिलहाल भारत कोई हमला करने नहीं जा रहा। भारत ने गोपनीयता काफ़ी रखी प्लान्स में। एक मिलिट्री में कहते हैं डिसेप्शन, तो डिसेप्शन का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। यानी कि आपको याद हो जिस दिन हमला हुआ है उस दिन भारत ने ये अनाउंस किया था कि ड्रिल की जाएंगी, ब्लैकआउट ड्रिल होगी और इवैक्यूएशन ड्रिल की प्रैक्टिस की जाएगी। तो सबको ये लग रहा था कि ब्लैकआउट ड्रिल और इवैक्यूएशन ड्रिल चलेंगी अभी बॉर्डर्स के ऊपर, उसके बाद ही भारत अगर कुछ करेगा तो करेगा। यहां तक कि 6 मई की देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एबीपी न्यूज के समिट राइजिंग इंडिया में पहुंचे और उन्होंने वहां जो कुछ कहा उसको बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया एक बड़ा इशारा भी समझा गया। एक बार फिर एबीपी नेटवर्क को इस समिट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे भी, क्योंकि अब देर रात होने वाली है फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, ये भी अपने आप में
उज्जवल भविष्य की निशानी है। 6-7 मई की रात ठीक 1:05 पर भारतीय थल सेना और वायुसेना ने एक साथ पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। बाईस अप्रैल का बदला लेने के लिए पूरे 22 मिनट तक थल सेना की तोप और वायुसेना के रफेल और सुखोई फाइटर जेट पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बरसते रहे। ठीक 1:27 पर भारतीय तोप शांत हो गई और लड़ाकू विमानों ने मिसाइल दागना बंद कर दिया। भारतीय सेना के वॉर रूम यानी ऑप्स रूम में पाकिस्तान पर दागे जा रहे मिसाइल बमों का लाइव अपडेट उनके सामने आ रहा था। इस दौरान वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी और DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भी वॉर रूम में मौजूद थे। इस स्क्रीन पर लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे थे। एक एक कर आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह होते जा रहे थे। सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम में टारगेट्स टेररिस्ट के खिलाफ थे, आतंकवाद के खिलाफ थे, तो हमने उसी पे किया पूरा और फोकस हमारा उसी पे रहा। हमने इधर 1 इंच या उधर 1 इंच नहीं किया। रात 1:44 पर रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सार्वजनिक कर दी और बताया कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया जिनके तार पहलगाम हमले से जुड़े थे। थल सेना ने रात 1:53 पर सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो जारी कर जबरदस्त पोस्ट लिखी जिस पर लिखा था पहलगाम हमला न्याय हुआ जय हिंद। पोस्ट में अंग्रेजी में ऑपरेशन सिंदूर लिखा था। ऑपरेशन के बाद भारत ने साफ किया कि हमले के दौरान पाकिस्तान में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है और पाकिस्तानी सेना को कोई नुकसान नहीं किया गया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने आतंकी ठिकानों पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन बुनियान अल मसरूर छेड़ दिया। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया, लेकिन भारत ने सभी को नाकाम करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 छेड़ दिया। 9 और 10 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 अलग अलग एयरबेस पर अटैक कर भारी क्षति पहुंचाई। इस युद्ध का भी वही अंजाम हुआ। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर की योजना और रणनीति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि युद्ध में पाकिस्तान भारत से कभी जीत नहीं सकता। ये थी 22 मिनट की कहानी, हम 22 हिंदुस्तानियों की जुबानी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।